शीतल पी सिंह रास्ते में सिकंदराऊ से, जैसे अभी पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि जो 59 सीट्स का कल वोट पड़ने वाला है उसकी शुरुआत ही यहीं से हो रही है और फिर वो बुंदेलखंड में ललितपुर तक जाएगी। बहुत बड़ा एरिया है, किसी भी एक पत्रकार के लिए या किसी एक टीम के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सब जगह पहुंच जाए कल वोटिंग के दिन। मैं इसीलिए एक दिन पहले निकला हूं और जैसा मैंने अपने प्रिलिमिनरी कार्यक्रम में बताया था, रास्ते में एक डॉक्टर साहब हैं हम लोगों के, मतलब शुभचिंतक हैं सत्येंद्र के, और कभी कभार एक बार कहीं मिले थे तो फोन भी आदान प्रदान हुआ था, तो मैं इनसे पूछता रहता हूँ क्या हो रहा है। पिछली बार भी जो पिछले चरणों के चुनाव हुए बात हो रही थी हमारी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। तो आज इन्होंने कहा कि आपका रास्ता वही है तो ज़रूर मिलते हुए जाइए, तो मैं उनके यहाँ आ गया हूँ और उन्होंने कुछ दोस्तों को बुला लिया है जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत बात इनसे, कल तो मतदान होगा ही, फिर भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी नया नया परिचय हुआ है। तो सर क्या हो रहा है, क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या मुद्दे हैं, लोग क्या सोचते हैं? दरअसल बहुत सारी चीजें इस चुनाव में बदली हुई हैं जी। और अगर आप देखेंगे वास्तव में तो ऐसा चुनाव हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। एक बार अपना नाम फिर से बता दें, रिकॉर्ड में चला जाए। मैं मित्रेश चतुर्वेदी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय विप्लव एकता मंच का। अच्छा। ब्राह्मण समाज की पूरे देश में पैरवी करता हूँ और जहाँ भी मामले होते हैं वो उठाने के लिए हम जाते आते रहते हैं, पूरे देश में घूमना रहता है। ठीक। तो आज का जो चुनाव देख रहे हैं वो वास्तव में एकदम बदला हुआ है। अच्छा। उसके कई सारे कारण हैं जो अब तक हमने 14, 17, 19 के चुनाव देखे, ये चुनाव बिल्कुल उनसे अलग है जी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और पहले 2 चरण में हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और तीसरा चरण भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है इस बार, और उसका कई सारे कारण हैं। मुद्दे चेंज हुए हैं, मुद्दे जैसा कि भाजपा के लगातार उन्हीं चीजों पर चुनाव वो हर बार करते आ रहे थे, चाहे 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, वही सारी चीजों पर चुनाव हुए। लेकिन आज जनता को लगता है वास्तव में कुछ चीजों की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही। अगर आप 5 किलो अनाज देकर कहते हो कि हम प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। क्यों? अगर सारी आपने पूरी प्रजा की खुशहाली कर दी तो आपको 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है उनको? क्या बात? आप क्यों उनका ऐसा नहीं बनाते कि वो सरकार को टैक्स और दें? तो हम बेहतर बने या पीछे गए, ये विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आज से पहले जब आपकी सरकार नहीं थी तब हम क्या कर रहे थे? तब हमें अनाज की आवश्यकता आपसे नहीं थी, हम आपको टैक्स दे रहे थे। और आपने क्या किया कि अब आपको वोट मांगना पड़ रहा है क्या कह के कि हमने इतने करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया। क्यों देना पड़ रहा है? व्यवस्था गड़बड़ है, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम नहीं हुआ। अब ये समझिए स्कूल्स बंद हैं, 2 साल हो गया, और बाकी प्रदेशों में की स्थिति में और उत्तर प्रदेश की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। उसका कारण है यहाँ 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है और उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन का कोई माध्यम नहीं रहा। भाई अब दिल्ली की बात करते हैं, बेंगलुरु की बात करते हैं, वहां ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन यहां नहीं हो सकती। उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई व्यवस्था नहीं की, और बच्चों की स्थिति ये हो गई कि ये जो बच्चे अब आगे जाएंगे कैसे कंपीट करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, ये भी बेरोजगार बनने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीजें जो हमारे मुद्दे हैं आज की डेट में, समस्याएं हैं पब्लिक की, वो आम हैं जो होनी चाहिए कि भाई आखिर क्यों शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। और कोरोना के समय में हमने देखा है, हमारे शहर के लोगों को मरते देखा है, किस लिए? कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये गलत है। तो आपका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुद्दे होने चाहिए, है मुद्दे हैं इस बार। आपसे बात करेंगे थोड़ी सी, बताइए क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टोर है मेरा। अच्छा, क्या बात है, कितने सालों से कर रहे हैं? करीब हो गए 5 साल। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है या कुछ ठीक होना चाहिए? नहीं, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो एजुकेशन हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसमें लोग इतनी मतलब इनकम नहीं हो रही है कि लोग इसमें अपना आगे जाके काम कर सकें। और दवाई खरीदने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं, शिक्षा स्टूडेंट भी परेशान हैं, और लोगों के सामने नौकरी का बहुत बड़ा संकट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट। इस सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिला,
अच्छा, ये आपको लगता है कि एक इशू है? जी। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? मैं 4 बहनें 2 भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप किस नंबर पे हैं? मैं तीसरे नंबर पर हूँ। अच्छा अच्छा, बाकी लोग जो आपसे बड़े हैं वो लोग क्या करते हैं? सब लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं प्राइवेट। अच्छा, व्यवसाय प्राइवेट कर रहे हैं। जो बात आपने उठाई थी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम ये मुद्दे होने चाहिए थे। जी जी, या ये हैं, वो कह रहे हैं, तो आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, ये मुद्दे रहने चाहिए। और अध्यक्ष जी ने जो बताया है उसमें भी, जैसे एजुकेशन के मामले में 2 साल से स्कूल बंद है। भाई ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों के पास, भाई ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में लोग गरीब हैं। अब वो या तो 500 रुपए का रिचार्ज कराएं तब, और किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, अब वो उसमें सबके लिए कैसे कैसे अरेंज करेगा फोन, और कैसे उनको रिचार्ज कराए, कैसे उनको शिक्षा दिलाए। तो इस मामले में भी सरकार का वो गलत निर्णय रहा है स्कूल बंद करने वाला। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा। आप यहाँ, आपने बताया कि पार्षद रहे हैं निर्दलीय जी, ये बहुत मजेदार बात है कि आप ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं समाज में। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या होने चाहिए, या आपके हिसाब से मुद्दे हैं और उस पर लोगों की मतलब राय भी है? बिल्कुल साफ बात करिए। चुनाव जो हो रहा है पूरे प्रदेश में अभी बिरादरीवाद को लेकर ही हो रहा है ना? टिकटें बांटी जा रही है बिरादरीवाद को लेकर। कहाँ कितना वोट है सबसे पहले ये पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, वो टिकट देते समय सही आदमी का चुनाव क्यों नहीं करते? उनको क्यों लांछन लगते हैं? हम तो कहते हैं बिरादरी से उठ के एक टिकट दी जाए और वैसे ही वोट पड़े। आप वोट पड़ने की बात तो करते हैं बढ़िया जगह जाए, लेकिन आप टिकट बांटते समय बढ़िया घटिया क्यों नहीं देखते हैं? त्रिकोणीय स्थिति हर जगह यही, बिरादरी बात पे वोट, इतना वोट इतना, इतना वोट इतना, इतना मिल जाएगा तो जीत जाएंगे, ऐसा क्यों है? चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो, उसको अपना कैंडिडेट बढ़िया करके और बढ़िया चुनाव लड़ना चाहिए, बढ़िया वोट ले, तब तो मान में। ठीक, आपसे परिचय नहीं हो पाया। छोटा रोहित माहेश्वरी। रोहित माहेश्वरी जी, आप भी कुछ बताइए, क्या इस चुनाव में आपकी क्या राय है? नो कमेंट। अब मैं जिन लोगों से बात करूंगा वो पहले मेरा परिचय हो गया था, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की कि पहले बात कर लूं फिर उन तक पहुंचूं। तो आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, कल एक अच्छी बात हुई, कल या परसों हुई शायद, मैंने अभी वीडियो तो आज ही देखा उसका, कि अखिलेश यादव ने एक मीटिंग में खड़े होकर कहा कि जो कानून कायदे को न मानने वाले हों वो हमें वोट न दें। क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था बार बार, और जो पार्टी सत्ता में है उसका ये कहना है, और ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि जब अखिलेश की सरकार थी या उनके पिताजी की सरकार थी या उससे पहले सरकारें रहीं गैर बीजेपी वाली, तो क्राइम बहुत बढ़ गया और वो क्राइम बढ़ाने वालों को प्रश्रय देते रहे। तो मुझे लगता है कि इसको ही एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही, ये बात कही जानी चाहिए, सबको कहना चाहिए। उन्होंने क्यों कही, सब कहते। और ऐसा लग रहा है कि वैसे हम लोग जो राजनीति को पिछले 3-4 दशकों में देखते रहे हैं, ये हमने पाया है कि अखिलेश की एक इस मामले में थोड़ी सी चीज ठीक है कि उनको, जैसे एक जमाने में डीपी यादव से अरुचि थी और उन्होंने उनको प्रेशर नहीं दिया, उस तरह से बढ़ने नहीं दिया अपने रहते हुए। इस बार उन्होंने राजा भैया के मामले में बहुत दो टूक बातें कही, हिम्मत से कही, और वहां वो बहुत अच्छा उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है। अच्छा मीन्स कि जो वहां अच्छी चुनौती दे सकता है। वैसे उनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस वैसे हैं, लेकिन मेरा अच्छे से कहने का मतलब है कि होता यह था कि वहां जो दूसरी पार्टियां उम्मीदवार खड़ी करती थी वो मिलजुल के खड़ी करते थे कि जिससे वो जीत जाए, उनकी मदद ही करते थे। इस बार वहां चुनौती है और वो बड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही है वहां, पता नहीं क्या नतीजा होगा। तो अगर ऐसा रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस परसेप्शन के बारे में बताइए कि क्या ये सच है कि आप लोगों के शासन के जमाने में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कोई कंट्रोल नहीं होता, और इस जमाने में बिल्कुल अपराध घट गया है और लोग बहुत सुरक्षित हैं? सच्चाई क्या है? तुलनात्मक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के शासन की अपेक्षा बीजेपी शासन में अपराध ज्यादा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि ये तुलना कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं जिस तरह से आंकड़े देखता आ रहा हूँ, जिस तरह से बलात्कार की अगर बात हो तो आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि इस सरकार में बलात्कारों की बाढ़ आई है। ठीक। लेकिन मैं यहाँ से हटकर मैं दूसरी बात पे आना चाहूँगा कि
एक हरा सा कीड़ा होता है गांव देहात में फसलों में। तो बचपन से हम ये सुनते आ रहे थे कि ये अकुट्टा, जो देसी भाषा में बोलते हैं अकुट्टा, लेकिन मुझे पूरा जीवन निकल गया, मैंने कभी किसी की आंख फोड़ते उसे नहीं देखा। तो ये समाजवादी पार्टी असल में खेती किसानी करने वालों की पार्टी है, दबे कुचले शोषित वंचितों की पार्टी है। ठीक। तो जो परंपरागत राजनीति करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह की किसान कमेरी जातियां शासन सत्ता में आए, तो वो किसी भी कीमत पर हमें षड्यंत्र करके हमें हटाना चाहती है। जो बहुत अरसे से राजनीति में जो जातियां रही हैं उनका सिर्फ दो ही काम है, या तो वो राजनीति करेंगे, राजनीति से हट जाएंगे तो षड्यंत्र करेंगे। ये एक ऐसा तबका जो ना कि राजनीति में है, हर चारों तरफ वो फैला हुआ, चाहे वो मीडिया में हो चाहे राजनीति में हो, जहां जहां मुख्य मुख्य जगह हैं वह चारों तरफ से उसने अपने तंत्र को चारों तरफ से पेचकस रखे है। जिस तरह से हमारे ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं कि एक बार बिहार में बीबी मंडल जी की सरकार थी, तो उसमें कोई फैक्ट्री गैस रिसीव हो गई थी, तो उसमें कहा कि जब दलितों की सरकार होगी तो इस तरह की आपदा आएंगी, तो हमें हमारा जातिगत रूप से हरेसमेंट किया जाता है। ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग प्रगतिशील राजनीति करने वाले लोग हैं, और जो आज की जो सरकार है वो परंपरागत राजनीति करने वाली है। देखिए, जो राजनीति समाजवादी पार्टी क्लेम करती है या इस तरह की धाराएं क्लेम करती हैं, उसकी आबादी इस समाज में बहुत ज़्यादा है। हम अभी भले जनगणना नहीं हुई है, जातिवार जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके हिसाब से आधी से ज़्यादा आबादी तो उत्तर प्रदेश में भी उस समाज की है जिस समाज के प्रतिनिधित्व की बात आपकी पार्टी कहती है या आपकी विचारधारा कहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप लोग अपने ही समाज को अपने ही मुद्दों पर जो आपके हिसाब से सही है, और मुझे भी नहीं लगता कि वो गलत है, लेकिन आप उनको गोलबंद करने में असफल रहते हैं, बल्कि दूसरे लोग आपके बीच दरार पैदा करने में, आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में, एक दूसरे के खिलाफ जैसे कहा जाए कि विलेन बना लेने में सफल होते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि या उनके आरोप सही हैं कि जब आपकी सत्ता आती है तो आप अपनी जाति के लोगों को ही हर लाभ जो सत्ता का होता है दे देते हैं और बाकी जो समाज होता है उसको उपेक्षित रखते हैं। ये एक तगड़ा आरोप है। इसमें क्या आज की जमीन की स्थिति क्या है इस मामले में? असल में क्या है कि एक बार एक छोटी सी लाइन प्रयोग करूंगा। एक बार हम और एक हमारे मित्र थे, रात को 4 बजे शहर में उतरे, तो हमने सोचा कि दरवाजा 6 बजे से पहले नहीं खटखटाएंगे, लोग परेशान होंगे, तो लिहाजा 2 घंटे यहाँ व्यतीत कर लिए जाए। इसी शहर की बात है। तो वहाँ एक किसी विशेष पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, तो कार्यक्रम देख के मैं चौंका। हमने राजनीतिक कार्यक्रम इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमारे मित्र ने जवाब दिया कि जो इनके फॉलोअर हैं वो जो चाहते हैं उस हिसाब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, 2 घंटे यहाँ समय व्यतीत कर लो। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जो हम सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से बुद्धिजीवी लोग बैठ के जो बतियाते हैं, बातें करते हैं, असल में उस भाषा में जनता नहीं समझती। जनता को उतना ही सरल तरीके से बात रखने के तमाम अलग अलग तरीके होते हैं जिन्हें जनता पसंद भी करती है और समझती है। कभी कभी देखा होगा कि जिस नेता की आलोचना होती है, नेता अपने क्षेत्र में उतना ही मजबूत नेता होता है जमीनी, लेकिन उसकी आलोचना पूरे हिंदुस्तान और प्रदेश में होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जनता को जो अच्छा लगता है, अब कानून व्यवस्था की बात करूं तो कानून व्यवस्था तो इतनी बदतर हो चुकी होती कि लोग त्राहिमाम कर रहे होते, लेकिन वो तो सौभाग्य से माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की जो व्यवस्था की थी, जो विदेश से लोग मतलब कार्यक्रम लाके यहाँ लागू किया था, हालांकि बाबा जी ने उसे ध्वस्त करने की पूरी ताकत लगा दी थी, तो उससे बहुत राहत मिली। मैं समझता हूँ कि हर 15-20 किलोमीटर रात को जब किसी भी रोड पर निकल जाते थे तो एक कहीं ना कहीं 20 किलोमीटर के आसपास एक ऐसा पॉइंट हुआ करता था जो बदनाम होता था कि इस जगह लूटपाट आए दिन होती है। वो सिर्फ और सिर्फ डायल 100 की वजह से रुकी। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, ये सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ कि डायल 100 ऐसी योजना थी जो रात की लूटपाटों को जिसने बंद किया था, दूसरी कोई वजह नहीं। जैसे एम्बुलेंस व्यवस्था थी, तो ये जो थोड़ा सा अपराध कम हुआ है या समानांतर रूप से जो दिखाई देता है हमें, वो बाबा की देन नहीं है,
वो केवल डायल 100 की देन है। ये डायल 100 सरकार के कम कार्यकाल रह गया था उस वक्त आई थी, और आगामी सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है उसमें इसी व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया जाएगा कि मैं समझता हूं कि एक नजीर होगा अपने आप में। आपसे पूछते हैं बाबा जी, ये बताइए इस चुनाव में पिछले 1.5-2 महीनों से हम लोग घूम रहे हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। जो हमारा अनुभव है वो ये है कि जो कारण है उसके हम आप बहुत कुछ तो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक समाज का जो अगुआ हिस्सा है वो समस्याओं के प्रति एकदम निरपेक्ष हो जाता है। यानी उसे महंगाई फील नहीं होती। वो कहता है 500 रुपये लीटर तेल हो जाए तो क्या करेंगे। वो कहता है सारे पशु जो हैं चर जाए किसानों के खेत तो क्या फर्क पड़ता है। उसे शिक्षा, और वो जो आपने 2 बातें कही थी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये उसके लिए मुद्दा ही नहीं है। तो समाज में इस तरह की स्थिति आना, और दूसरे उसमें जो सबसे बड़ी बात है जिससे हम लोग पढ़ने लिखने की वजह से कह लीजिए या समाज के एक ऐसे हिस्से में रहने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो ये है कि हमारा जो अक़लियतों के प्रति व्यवहार है। हमारे देश में एक 20% के आसपास आखिरी जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक लोग हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं और सिख हैं। हमने ऐसी धारणा को पनपने दिया है समाज में कि अब हमारा जो भी भाईचारा था वो लगभग नष्ट हो चुका है। सच्ची बात तो ये है कि कई बार तो बच्चे ऐसी चीजें लेके आते हैं कि हम लोगों के घरों में हमारे सामने उत्तर नहीं होता कि ये क्या पूछ रहा है। ऐसा पहले नहीं था, मेरे अपने बचपन में ऐसा नहीं था। हमारे तमाम दोस्त अक़लियत से थे और हम भी उनके दोस्त थे। हम उनके घरों में जाते थे, वो हमारे घरों में आते थे। छुआछूत थी हमारे समाज में, पहले से चली आ रही है। हमारी माँ बहुत ही धार्मिक थी, तो ये जरूर पूछ लेती थी किस जाति का, उस तरह से व्यवहार करती थी। लेकिन ये नहीं होता था कि वो कोई दुश्मनी की बात सिखाए कि इसको इससे अलग हो जाना या इसको छुरा मार देना टाइप। दरअसल ये जहर जो बढ़ रहा है, ये हम क्या करने वाले, हम अपने मुल्क को कहाँ ले। इस तरह की बीमारी जिन दुनिया में देशों में हुई है वो खराब हो गए, नष्ट हो गए। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए होता क्या है कि देखिए अपने नेता के प्रति या पार्टी के प्रति निष्ठा की जो बात है वो होती है। आज अगर मोदी के साथ में है तो इंदिरा गांधी के साथ में भी थी। वो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो केवल 10 या 20% लोगों पे होता है। बाकी के लोग जो होती है जनता वो आम होती है और वो सारी चीजों को समझती है। केवल जो 20% लोग होते हैं, मैं मानता हूँ कोई भी बड़ा नेता होता है तो उसकी फॉलोइंग इतनी होती है जो बिल्कुल उसके कट्टर होते हैं। अगर वो गलत भी करेगा तो भी वो उसके साथ खड़े होंगे, ये रहता है। और ये हमारी राजनीति में जब से देश आजाद हुआ तब से रहा है। कोई भी नेता रहा हो उसके पीछे फॉलोइंग रही है, वो बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला ये है जिसपे आप बात कर रहे थे कि जो हम कट्टरता की ओर जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत रास्ता है। और देखिए आपके सामने जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तान। दोनों देश एक साथ आजाद हुए, आज वो इतने पीछे क्यों है और हम इतने आगे क्यों हैं? दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, क्योंकि उसने केवल कट्टरता के लिए काम किया, गोले बारूद खरीदने पे पैसा खर्च किया, और हमारे देश में हॉस्पिटल और स्कूल बनाने पे पैसा खर्च किया गया। इसलिए हम आज यहाँ हैं। और वो देश ऐसा है कि उसका खाने को नहीं है, उसका कारण कट्टरता नहीं है। क्योंकि हम लोग 30 मिनट ही ले पाएंगे सब, उसको बात तो करने का मन होता है कि करते ही चले जाएं। एक चीज जरूर पूछेंगे, मैं सब जगह पूछता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ, क्योंकि ये बताइए आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज को सरकार को पूरा प्राइवेट कर देना चाहिए? सर जैसे BSNL का फोन आजकल जनता यूज नहीं करती और आइडिया और वो यूज कर रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि जब प्राइवेट होगी तो ज़्यादा बढ़िया सुविधा मिलेगी, ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। क्योंकि 3 दिन के लिए वो हुआ था जब हम लोग MST से चलते थे, आज हम गाड़ी से चल रहे हैं, तो 3 दिन हमें वो सुविधा मिली थी। पैसे भी कम लिए थे उसने, फटाफट पैसे काट के हमारे हाथ में पकड़ाए थे। तो सरकारी कंडक्टर काम नहीं कर सकता, वो प्राइवेट कंडक्टर काम कर रहा था, फटाफट सवारी उतार रहा था, फटाफट सवारी ले रहा था। तो मेरी समझ से प्राइवेट होना चाहिए और प्राइवेट में ही सुविधा मिल सकती है। जब लोग प्लेटफार्म पे होते हैं, कीड़े मकोड़े की तरफ पड़े होते हैं, उसको कोई नहीं देखता।
और बढ़िया ट्रेनों में चले जाते हैं। इस चीज को देश में देखा नहीं जाता। किस चीज को बढ़ाना चाहिए, कैसी ट्रेनें बढ़ानी चाहिए, क्या सारी ट्रेनें एसी बढ़ा दी जाएंगी तो जनता कहाँ से उसमें सफर करेगी। गोमती जैसी ट्रेन बढ़ानी चाहिए, लोकल ट्रेन बढ़ानी चाहिए। और हम प्राइवेट में अगर ये चीज बढ़ती है तो प्राइवेट करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुविधा मिलनी चाहिए एक आम जनता को, जो कि सुविधा बिल्कुल नहीं मिल रही यूपी में, ना तो स्वास्थ्य में मिल रही और ना हमारे उसमें मिल रही है शिक्षा विभाग में, बिल्कुल नथिंग। ये तो इनसे बोलते हैं। हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे जितने वर्कर जो काम कर रहे थे सरकारी एम्प्लॉय, एक सरकारी नौकरी से कई पीढ़ियां बनती हैं। एक प्राइवेट में जो आदमी 35,000 मिल रहा था उसे 8,000 रुपये ले जाए। आप संविदा पे ले लीजिए, 15,000 संविदा पे मिलते हैं, ऊपर ये ठेकेदार 8,000 रुपये देता है। इसमें हमारी प्राइवेटाइजेशन में कोई एजुकेशन में कोई किसी में उसमें नहीं होना चाहिए। नहीं, इससे एक दिक्कत तो है। प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, जिनके पास पैसा है वो तो आज भी प्राइवेट ही कर रहे हैं काम। भाई ये बताइए मुझे, अगर मुझे ट्रेन से जाना होगा तो या तो मैं रिजर्वेशन कराऊंगा एसी का, और नहीं तो मैं अपनी गाड़ी लूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो किसके लिए है? जो वास्तव में गरीब लोग हैं। अगर सरकारी अस्पताल किसको चाहिए? जिसके पास पैसा नहीं है। ट्रेन में सफर कौन करना चाहता था? वो करना चाहता था जिसको गंगा स्नान जाना है, तीर्थ यात्रा जाना है, लेकिन उसके जेब में मात्र 100 का नोट है। अगर आप ट्रेन को प्राइवेट कर देंगे, मैं वास्तव में कह रहा हूं, ये सनातन धर्म पे चोट होगी, आस्था पे चोट होगी। जो लोग गंगा स्नान करने वाले हैं नहीं वो जा पाएंगे। अगर आप उनसे कहेंगे बस से जाना है, मैं समझता हूं बहुत सारे लोग जो हर महीने जाते हैं वो साल में एक बार जाएंगे। उसका कारण है क्योंकि गरीब आदमी के पास नहीं है पैसा, और वही सरकारी में जाता है। प्राइवेट कर देंगे हॉस्पिटल को। भाई प्राइवेट तो आज भी है, जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में ही जाते हैं ना। गवर्नमेंट में जाता कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट को बेहतर बनाना हमारा विकल्प होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट तो सारी चीजें है ना, स्कूल भी प्राइवेट है और हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, ट्रांसपोर्ट भी प्राइवेट है। आपकी बात भी सुने, हमने सब बहुत से लोगों से बात की, आपसे नहीं की। हम तो किसान हैं साहब, और साड़न से परेशान है, महंगाई से परेशान है। जैसे गैस सिलेंडर है तुम्हारा, पेट्रोल है, भाड़ा है, काफ़ी महंगाई हो चुकी है। इसी से परेशान है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले हमने बीजेपी को वोट दिया था, अब की बार बीजेपी के साथ नहीं है, सपा के साथ हैं। चलिए इसी को समेट देते हैं। अब कल वोट पड़ ही रहा है, इससे ज़्यादा करना ठीक भी नहीं होगा, प्रभावित करना हो जाएगा वोट को, इतना ठीक है। आपसे आपकी भी सुन ले थोड़ी सी कुछ आप भी बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं एज ए डॉक्टर बात करूं या एज ए मुस्लिम बात करूं? जो दिल करे आपका। अच्छा देखिए, खुला है आपके सामने, कोई मेरी ओर से प्रतिबंध नहीं। मतलब एज ए मुस्लिम अगर बात करूं तो सम टाइम हम इनसिक्योर फील करते हैं। कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के हुए, बहुत सारे मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स को, डॉक्टर्स को, या जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए उनको झूठे केसेस में, यूएपीए और दूसरे केसेस में लगाया, और वो उसके बाद में कोर्ट से बरी हुए। कुछ इस तरह के लिंचिंग, बहुत कॉमन सी बात हो गई। लिंचिंग को देख के बहुत डर लगता है। और लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक दूसरे के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मिलते हैं तो एक दूसरे के बगैर नहीं रहा जाता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे बिजनेसेस आपस में, लोगों का मिलना जुलना। तो पॉलिटिक्स के अलावा मैं मुस्लिम डॉक्टर हूँ, मेरे पास जो पेशेंट की तादाद है वो 70% 70 to 80% नॉन मुस्लिम आता है। उसी प्यार से मैं उनको देखता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं कि उनके जहन में ये आता होगा कि वो एक मुस्लिम डॉक्टर को दिखा रहे हैं। वो एक डॉक्टर, उनके जहन में सिर्फ ये होता है कि वो एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मेरे जहन में ये होता है कि मैं एक पेशेंट देख रहा हूँ। मेरे जहन में ये कभी नहीं होता कि ये पेशेंट हिंदू है कि मुस्लिम है। तो सब कुछ कोशिश हो रही है आपस में बांटने की, लेकिन फिर भी ये हमारी मिट्टी है जो हमें एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती। मिस्टर मनोज बैठे हैं, हम लोग दोस्त हैं, हम में आपस में इतनी मोहब्बत है कि शायद जो एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले 2 बेटों में होती है।
तो मुझे नहीं लगता कि कितना भी जहर घोल दिया जाए हमारी आपस की मोहब्बत को ख़त्म किया जाता है। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, खूबसूरत बात के साथ इसको रोकते हैं। काश ये खूबसूरती बनी रहे इस मुल्क की। जी, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।